नमस्कार, यूपीएस मानव की घटनासार करंट की सीरीज में आपका स्वागत है। हम लोग यहाँ पर घटनासार अर्धवार्षिकी 2025 जो आई है उसको हम लोग यहाँ पर कवर कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि लगभग हर एग्जाम के लिए करंट एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट होता है और करंट से ठीक ठाक क्वेश्चन आते हैं। करंट को इग्नोर करना एक बहुत घातक कदम माना जाता है। हम लोग घटनासार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो लोग इन्होंने अभी तक करंट को इग्नोर मोड पर रखा था, उनका करंट थोड़ा सा ठीक ठाक तैयार हो जाए, क्योंकि घटनासार का जो कवरेज है वो कंपेरेटिवली बाकी मैगजीन्स के मुकाबले अच्छा माना जाता है। और ये लगातार होता भी आ रहा है कि घटनासार, अकेले घटनासार लगभग 80 to 85% करंट को कवर कर लेती है। वहीं जिन लोगों ने दूसरे सोर्सेज से करंट को तैयार करके रखा है उनके लिए भी रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक सप्लीमेंट्री सोर्स के रूप में घटनासार एक बेटर ऑप्शन होती है, और घटनासार को किसी भी कीमत पर इग्नोर करके एग्जाम में नहीं जाना चाहिए। तो हम लोग इस घटनासार को कर रहे हैं। हिंदी भी यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, तो उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं और फिर आगे हम लोग चलते हैं। करंट के अलावा हिंदी आरओ के एग्जाम में सबसे बड़ा प्रोपोर्शन जो है क्वेश्चंस का वो कवर करती है। आरओ में हम जानते हैं 200 सवालों का एक पेपर आएगा इस बार, जिसमें 140 सवाल जो होंगे वो जीएस से होंगे और 60 सवाल जो होंगे वो हिंदी से होंगे। और ये 60 सवाल एक बड़ा प्रोपोर्शन जो है वो लेके चलते हैं। किसी भी एक सिंगल सब्जेक्ट से इतने ज्यादा सवाल नहीं है, केवल हिंदी के 6 टॉपिक से 60 सवाल आ रहे हैं। ये हिंदी ही है जो आपको ये एग्जाम क्लियर करवाती है। अगर आपकी हिंदी तैयार है तो जीएस थोड़ा ऊपर नीचे हो जाने पर भी आप आसानी से इस एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं। हिंदी इसमें बहुत कठिन भी नहीं आती, आसानी से इसमें 55 प्लस, और अगर थोड़ा सा और ध्यान दे दिया तो 60 क्वेश्चंस भी इसमें सही सही अटेम्प्ट किए जा सकते हैं। तो हम हिंदी में अच्छा परफॉर्म करें, इसी पर्पज से हिंदी के कई सारे वीडियोस जो है वो चैनल पर मैंने डाले हुए हैं, जिसका फायदा भी देखने को मिला। जब पिछला जो कैंसल्ड एग्जाम था उसमें बहुत से साथियों ने 55, 58 और 59 क्वेश्चन तक सही सही अटेम्प्ट किए। तो ये वीडियोस तो हैं ही, इसके अलावा एक और इनिशिएटिव हो रहा है जिसमें आप चाहें तो जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको यूट्यूब के फ्री वीडियोस के अलावा और सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के एडिशनल वीडियोस, यूट्यूब वीडियोस की पीडीएफ और उनके अलावा एडिशनल एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल भी मिलेगा। हिंदी के लिए अगर देखें तो मार्केट में वैसे तो बहुत सारा मटेरियल मौजूद है, स्टैंडर्ड बुक्स हैं, नॉन स्टैंडर्ड बुक्स हैं और अलग अलग दूसरे पब्लिकेशंस की भी हिंदी की जो बुक्स हैं वो अवेलेबल है। लेकिन एक सबसे बड़ी कमी यहाँ पर देखने को मिलती है कि इन बुक्स में, स्टैंडर्ड बुक्स में भी कई जगहों पर गलतियां देकर रखी गई। कई सारी किताबों में तो बहुत सारी गलतियां हैं, कई सारी किताबों में कम है लेकिन गलतियां हैं। ठीक, यहाँ तक कि स्टैंडर्ड बुक्स में भी गलतियों की भरमार है। तो एक बात ये भी है इसके अलावा कि कई शब्द ऐसे भी हैं जिनका जो जवाब होना चाहिए वो कुछ और होना चाहिए, लेकिन आयोग उनके अपने खुद के जवाब तैयार करके रखता है। आयोग के अपने विलोम, आयोग के अपने तत्सम और पर्यायवाची हैं जिनको वो अक्सर फॉलो करता है, जो किताब में कुछ और दिए हैं लेकिन आयोग अपना जो जवाब है वो कुछ और मान के बैठता है। तो ऐसे में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे ज्योत्सना एक शब्द है, इसकी अलग अलग बुक्स में अलग अलग वर्तनी देके रखी गई, लेकिन आयोग अपनी एक अलग वर्तनी मान के चलता है। तो ये सब भी जानना जरूरी है। तो ये जो मटेरियल आपको यहाँ पर मिल रहा है उसमें इन सब बातों का भी ध्यान रखा गया है। जो भी मटेरियल आपको दिया जाएगा वो पूरी तरीके से एररलेस है। किताबों में जो गलतियां हैं उन गलतियों को भी इसमें सुधार लिया गया है। सभी स्टैंडर्ड बुक्स और जितनी भी बुक्स हैं उन सब का एसेंस इन शीट्स में जो आपको मिलेंगे उसमें शामिल है। साथ ही साथ, अच्छा, उसमें उनकी गलतियों को भी सुधार कर शामिल कर लिया गया है। आयोग, इसके अलावा आयोग अगर किसी चीज का कोई स्पेसिफिक आंसर ही मानता है तो उसको भी वहां पर मेंशन कर दिया गया है, जिससे कि आप उससे भी अवेयर रहें। इसके अलावा यहाँ पर इस इनिशिएटिव में डाउट्स का भी रेजोल्यूशन होगा। अगर आपको कहीं पर कोई डाउट होता है तो आप उसको पूछ सकते हैं। टेस्ट भी इसमें शामिल है, लगभग 18 टेस्ट यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। ये टेस्ट जो है ये नॉर्मल टेस्ट नहीं है, बल्कि इन टेस्ट में उन पॉइंट्स को शामिल किया गया है जो एग्जाम में आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, जहां पर आयोग आपको सबसे ज्यादा घुमा देता है, या वो टॉपिक्स, वो पॉइंट्स, वो शब्द जिनको लोग सबसे ज्यादा गलत करते हैं। इन टेस्ट को अटेम्प्ट करके आप उन गलतियों को, उन कंफ्यूजन्स को आप पहले ही जान जाएंगे, उनसे पहले ही अवेयर हो जाएंगे, जो आप एग्जाम में कर सकते हैं। 18 टेस्ट में, हर टेस्ट में 60 जो क्वेश्चन है उनके हिसाब से टोटल लगभग ऐसे 1100 पॉइंट्स को कवर किया गया है जो कंफ्यूज करते हैं, जो एग्जाम में आपकी परफॉर्मेंस को प्रभावित कर सकते हैं। ठीक,
तो ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इन टेस्ट में अगर आप 50 के आसपास का भी स्कोर कर रहे हैं तो ये मान के चलिए कि रियल एग्जाम में आप 55 प्लस के स्कोर के बराबर पहुंचेंगे। फीस भी इसकी बहुत ज्यादा नॉमिनल है, हर कोई इसको ज्वाइन कर सकता है। इतनी फीस नहीं है कि आपको सोचना पड़े, और इतनी फीस में अगर एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं तो ये ना के बराबर है। ठीक। तो अगर आप इस इनिशिएटिव से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर एक मैसेज करके इसकी डिटेल ले सकते हैं। ध्यान रखिए, हिंदी ही आपको एग्जाम पास कराएगी, तो हिंदी में मजबूती लानी जरूरी है। एक बात और, यहाँ पर कोई ऐप नहीं है, सब कुछ व्हाट्सएप पर चलेगा। आपको सारा मटेरियल, वीडियोस और टेस्ट के लिंक्स जो भी होंगे वो सब व्हाट्सएप पर ही मिल जाएंगे। टेस्ट का आपको सॉल्व पीडीएफ भी मिल जाएगा, जिससे आप उसकी बाद में प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेस्ट ऑनलाइन होंगे, विद नेगेटिव मार्किंग मार्किंग होंगे, और फुल लेंथ टेस्ट होंगे। सेगमेंटल टेस्ट भी हैं, और जो एक असॉर्टेड टेस्ट होता है वो भी। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हिंदी के लिए इनिशिएटिव की। तो अब हम लोग यहाँ पर आगे करंट की बात कर लेते हैं, और घटनासार सीरीज का ये छठा वीडियो है। इसके पहले हम लोग जो राष्ट्रीय घटनाक्रम और जो अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम यानी कि इंटरनेशनल इवेंट्स, इसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद घटना सार में यहाँ पर आर्थिकी यानी कि इकोनॉमिक इवेंट्स थे, लेकिन हम लोग अभी आर्थिकी को रोक रहे हैं, और समसामयिकी, जिसमें हमारे पास पर्सन इन न्यूज, प्लेस इन न्यूज, और दूसरी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो दूसरी इम्पोर्टेंट जो करंट है वो यहाँ पर है, उसको हम लोग पहले करेंगे। और इसको करने के बाद फिर हम लोग वापस जो आर्थिकी वाला पोर्शन है वहां पर पहुंच जाएंगे, और बजट और जो इकोनॉमिक सर्वे और दूसरी इकोनॉमी से रिलेटेड जो करंट है उसको हम लोग कवर करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर जो है वो जो प्लेसेज इन न्यूज है वो दे के रखा गया है। और प्लेसेज इन न्यूज में जो पहला पॉइंट है वो हमारे पास है मिताथल और टिग्राना। यहाँ पर अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो ये दोनों जो प्लेसेज हैं, ये दोनों जो साइट्स है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड है। हम जानते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारे इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट की सबसे प्राचीन सभ्यता है, और दुनिया की भी सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। अलग अलग थ्योरीज हैं इसके बारे में, लेकिन हमको उससे मतलब नहीं। हमको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि मिताथल और जो टिग्राना है, जो हरियाणा के भिवानी जिले में मौजूद है, इंडस साइट्स हैं, उनको ऑफिशियली एक संरक्षित पुरातात्विक स्थल के रूप में दर्जा दिया गया है। ठीक, कब? अप्रैल 2025 में। किसको? मिताथल और टिग्राना को संरक्षित पुरातात्विक स्थल और स्मारक घोषित कर दिया गया है, यानी कंजर्व्ड आर्कियोलॉजिकल साइट एंड मॉन्यूमेंट जो है इसको घोषित किया गया है। 4400 साल पुराना यहाँ का इतिहास है। और क्योंकि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड है, तो ये जो साइट्स हैं ये प्रारंभिक कृषि समाज यानी कि इनिशियल जो एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज हैं, कल्चर्स हैं, उनके विकास के लिए जो नगर नियोजन यानी कि जो एक सिटी प्लानिंग है, शिल्प उद्योग और हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा काल में व्यापार की झलक को प्रस्तुत करते हैं। वैसे हरियाणा जो है, हरियाणा में बहुत सारी इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट पाई जाती हैं, जैसे राखी गढ़ी जो सबसे बड़ी इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है, जो हिसार में मौजूद है। भिरराना जो कि फतेहाबाद में है। कुणाल जो कि एक नया खोजा गई जगह है जो फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। ऐसे ही बनावली, मिताथल, जोगनखेरा, बालू, सिसवाल, लोहरी रादो, गुनकरी, मैलकपुर, फरमाना और जोगनखेड़ा जो कुरुक्षेत्र जिले में है, जहाँ से तांबा गलाने की भट्टियों के अवशेष मिले हैं। और फरमाना जो एक इम्पोर्टेंट कब्रिस्तान स्थल के रूप में जाना जाता है और बड़ी संख्या में वहां से कंकाल मिले हैं, वो भी हरियाणा में मौजूद है। तो हरियाणा जो है वो बहुत ही रिच है, किसमें? इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स में। और वहां पर इन मिताथल और टिग्राना को दर्जा दे दिया गया है कंजर्व्ड आर्कियोलॉजिकल साइट और मॉन्यूमेंट का, ये हमें ध्यान रखना है। फिर है आना सागर झील। आना सागर झील का नाम बेसिकली अर्णोराज के नाम पर पड़ा है, और अर्णोराज के अर्णो से इसका नाम पड़ गया है आना सागर झील। ये जो झील है बेसिकली 12वीं शताब्दी में बनाई गई थी, 1135-1150 के बीच में। चौहान वंश के राजा थे, शाकंभरी के चौहान कहलाते हैं वो। वहां के राजा अर्णोराज या आना के द्वारा बनवाई गई थी, और उन्हीं के नाम पर इसका नाम आना झील पड़ा है। ये जो झील है ये लूनी नदी पर बांध बनाकर तैयार की गई थी। बांध किस पर बनाया गया था इसको बनाने के लिए? लूनी नदी पर। और लूनी के बारे में हम लोग जानते हैं कि अरावली से निकलती है और राजस्थान में बहती है। और ये भारत की अकेली ऐसी नदी है जो भू आबद्ध है, लैंड लॉक्ड है, जो समुद्र में नहीं गिरती, और जाके कहाँ पर गिर जाती है? जाके ये
खो जाती है कच्छ के रण में। ना सागर झील पर मुगल बादशाह जब जहांगीर आता है तो उसके किनारे वो दौलत बाग नाम के एक बाग का निर्माण करवाता है। और इसी दौलत बाग को हम आज जानते हैं सुभाष उद्यान के नाम से। तो दौलत बाग जिसको जहांगीर ने बनवाया था उसको आज जाना जाता है सुभाष उद्यान के नाम से। और फिर आगे चलकर 1637 में शाहजहां का काल जब आता है तो वो यहाँ पर 5 संगमरमर की पवेलियंस यानी कि बारादरियां जो है वो बनवाता है। ठीक। अच्छा, शाकंभरी के चौहानों की बात आ गई तो एक चीज और यहाँ पर ध्यान रख लेते हैं। शाकंभरी के चौहानों के बारे में जो जानकारी हमको मिलती है वो मिलती है बिजौलिया अभिलेख से। और बिजौलिया अभिलेख किसका है? बिजौलिया अभिलेख है सोमेश्वर का। ठीक है। और साथ ही साथ हमको विग्रहराज द्वितीय के जयपुर प्रस्तर लेख या हर्ष प्रस्तर लेख अभिलेख से भी शाकंभरी के चौहानों के बारे में जानकारी मिलती है। जो पृथ्वीराज तृतीय हैं, जो बीसल देव हैं, जो अजय राज हैं, सिंहराज या सिद्धराज जो हैं, वो इसी शाकंभरी चौहान वंश के शासक रहे। और इस पर कई बार एग्जाम में सवाल आया है इन अभिलेखों के बारे में और इन शासकों के बारे में, तो उसको ध्यान रखने की बात है। ठीक है। ये जो झील है ये बेसिकली कहाँ पर है? ये राजस्थान के अजमेर में मौजूद झील है। और यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एनवायरमेंटल कंसर्न्स के आधार पर, पर्यावरणीय चिंताओं के आधार पर, और जो वेटलैंड लॉज हैं, आर्द्रभूमि कानून है, उनका उल्लंघन करने की वजह से इस आना सागर झील के पास मौजूद 7 वंडर्स पार्क को 6 महीने के अंदर ध्वस्त करने के, गिराने के आदेश निर्देश यहाँ पर दिए हैं। बाकी बातें तो हम लोगों ने देख ही ली है कि ये कृत्रिम झील है, इसका निर्माण पृथ्वीराज चौहान के दादा अर्णोराज के द्वारा करवाया गया था। ठीक है। 1135-1150 के बीच में। और दौलत बाग का निर्माण जिसको हम सुभाष बाग के नाम से, सुभाष उद्यान के नाम से जानते हैं, तो जहांगीर के द्वारा यहाँ पर करवाया गया था, बनवाया गया था। अगला है फोर्ट विलियम। बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है फोर्ट विलियम। और फोर्ट विलियम की बात अगर हम लोग कर लें तो फोर्ट विलियम जो है वो कोलकाता में है, हुगली नदी के किनारे स्थित है। खासतौर से हुगली नदी के ईस्ट कोस्ट पर स्थित एक बहुत बड़ा किला है जो ब्रिटिश राज की शुरुआती समय में और ब्रिटिश राज के दौरान भी ब्रिटिशर्स की पावर का एक सिंबल था, उनके भारत पर प्रभुत्व का प्रतीक था। और इसका नाम जो रखा था वो इंग्लैंड का राजा विलियम थर्ड के नाम पर इसका नाम जो है वो रखा गया था। अब यहाँ पर फोर्ट विलियम के इतिहास में बेसिकली 2 किलों के नाम आते हैं, एक तो पुराना फोर्ट विलियम और एक नया फोर्ट विलियम। पुराने फोर्ट विलियम का निर्माण 1696 और 1706 के बीच में सर जॉन गोल्ड्स बोरो की निगरानी में किया गया था। और ये जो पुराना वाला फोर्ट विलियम था, इसी पुराने वाले फोर्ट विलियम में ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई थी, जहां पर ब्रिटिश कैदियों को सिराजुद्दौला ने एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया था और उसमें उनकी मौत हो गई थी। फिर नया फोर्ट विलियम है। नया फोर्ट विलियम जो है वो प्लासी के युद्ध में जो 1757 में हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिशर्स की जीत के बाद एक नया और ज्यादा मजबूत किला बनवाया गया। जो रॉबर्ट क्लाइव ने इसका निर्माण शुरू करवाया था और 1781 में ये बन के तैयार हुआ। ये पुराने किले के पास में ही उसके साउथ पोर्शन में ये बना हुआ है। ठीक। और यही जो फोर्ट विलियम है 2025 फरवरी में भारतीय नौसेना द्वारा कोलकाता स्थित ईस्टर्न कमांड का जो हेड क्वार्टर है फोर्ट विलियम, ठीक है, उसका नाम परिवर्तित कर कर क्या कर दिया गया है, विजय दुर्ग कर दिया गया। तो फोर्ट विलियम को विजय दुर्ग के नाम से जाना जाएगा। और अब इसमें इस समय जो भारतीय नौसेना है उसके पूर्वी कमान का, ईस्टर्न कमांड का जो है वो हेड ऑफिस है। ठीक। हम लोगों ने देखा ही कि ये हुगली नदी के तट पर स्थित है। और 1696 में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। स्थापना के 1696 में निर्माण शुरू हुआ था, 1706 में निर्माण पूरा हुआ था। और इसको किसके देख रेख में शुरू किया गया था? जॉन गोल्ड्स बोरो के, सर जॉन गोल्ड्स बोरो की देखरेख में इसका निर्माण शुरू किया गया था। और भारत के आजाद होने के बाद 1963 में इसको ईस्टर्न कमांड का जो है वो मुख्यालय बना दिया गया। फिर है असम से संबंधित। असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने असम के शहर डिब्रूगढ़ को 2027 तक राज्य की दूसरी राजधानी बनाने की घोषणा करी है। ऑब्जेक्टिव क्या है? जीवन को आसान बनाना, संपर्क को सुधारना। ठीक। ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सा राज्य अपनी दूसरी राजधानी बनाने जा रहा है।
वो है असम। और किसको? डिब्रूगढ़ को। डिब्रूगढ़ की इंपॉर्टेंस ये है कि ब्रिटिश काल से ही चाय, तेल और कोयले के व्यापार का प्रमुख केंद्र रहा है। असम के तेजपुर में राजभवन का निर्माण किया जाएगा और इसे असम की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विकसित किया जाएगा। तो दोनों चीजें ध्यान रखनी है, डिब्रूगढ़ को राजधानी के रूप में, और जो तेजपुर है उसको असम की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में डेवलप करने की बात जो है वो चल रही है यहाँ पर। फिर ऋषिकुल्या बीच। ऋषिकुल्या नदी है जो उड़ीसा में बहती है, और ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है हमारी। और यहाँ पर ऋषिकुल्या जो रिवर है उसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ऋषिकुल्या रिवर का जो मुहाना है, जो वहां पर तट है, इसको हम गंजम तट के नाम से, गंजम कोस्ट के नाम से जानते हैं। वहां पर हर साल लाखों की तादाद में ओलिव रिडले जो टर्टल्स हैं, ओलिव रिडले कछुए जो हैं, टॉर्टवाइज नहीं, टर्टल्स, ओलिव रिडले टर्टल जो हैं वो हर साल आते हैं और अपने घोंसले बनाते हैं, और घोंसले बनाने के बाद वहां पर अंडे देते हैं। ओलिव रिडले टर्टल के द्वारा ये जो अंडे देने की प्रक्रिया है इसको अरीबाडा कहा जाता है। अरीबाडा कहा जाता है। और दुनिया के कुछ खास जगह हैं जहां पर ही ये जो ओलिव रिडले टर्टल्स हैं वो जाके अपने अंडे देते हैं हर साल, और यहाँ पर इनका संरक्षण हो सके, ठीक है, इसके लिए उड़ीसा सरकार ने एक स्कीम भी शुरू करी है अरीबाडा के लिए कि भाई जो स्थानीय लोग हैं वो इनका संरक्षण करें और किसी को भी ये इनको नुकसान ना पहुंचाने दें। तो इसके लिए वहां पर एक योजना भी शुरू करी है। तो यहाँ पर अगर देखें तो उड़ीसा का ऋषिकुल्या नदी का मुहाना हाल के दिनों में 7 लाख ओलिव रिलेटेड कछुओं के अंडों के कारण चर्चा में रहा। इसको हम लोग गंजम तट के नाम से भी जानते हैं, गंजम कोस्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक। उड़ीसा के गंजम जिले में बहने वाली ऋषिकुल्या नदी का मुहाना जो बंगाल की खाड़ी में मिलता है, बड़ी संख्या में कछुए अपने वार्षिक सामूहिक घोंसले के लिए पहुंचे थे। इस प्रजनन प्रक्रिया को अरीबाडा के नाम से जाना जाता है। जंगम नहीं है, गंजम है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, गंजम है। गंजम जिले से सटे 4.1 किलोमीटर में फैले समुद्री तट पर एक कछुए प्रजनन प्रतिवर्ष आते हैं। बस यहाँ पर इतना ध्यान रखना है, ऋषिकुल्या नदी, गंजम तट, ओलिव रिडले टर्टल और अरीबाडा, इतना बस ध्यान रख लेंगे तो हो जाएगा। अगला है गीजा के पिरामिड। गीजा के पिरामिड जो बेसिकली है वो हम जानते हैं मिस्र में मौजूद है। और गीजा के पिरामिड वहाँ के जो फराउज हैं, यानी कि जो वहाँ के राजा हैं, और वहाँ के जो इम्पोर्टेंट पर्सन्स होते हैं उनको उनके अंदर दफनाया जाता था, इस उम्मीद में कि एक जमाना आएगा, एक दिन ऐसा आएगा जब ये राजा जो होंगे वो दोबारा से जीवित हो उठेंगे। पिरामिड हमेशा से ही जो है वो एक रहस्य का कारण बने हुए हैं। और यहाँ पर वैज्ञानिकों ने हाल ही में मिस्र के गीजा पिरामिड के नीचे एक रहस्यमयी दुनिया की खोज की है। ये भूमिगत दुनिया पिरामिडों से भी 10 गुना बड़ी हो सकती है। इसमें कई गुप्त मार्ग और कक्ष जो है वो मौजूद हैं। तो कहाँ पर हूँ? मिस्र के गीजा पिरामिड में है। और किसने किया है? इटली के वैज्ञानिकों की टीम ने दावा किया है कि इसके नीचे 4,000 फीट तक फैला फैला एक विशाल भूमिगत शहर जो है वो मौजूद है। ठीक। बस इसमें इतना ही ध्यान रखना है। आगे हमारे पास पर्सनल न्यूज आ जाता है, और मनोज कुमार जो हमारे देश में भारत कुमार के नाम से जाने जाते हैं, और बहुत सारी पैट्रियोटिक फिल्म्स का इन्होंने निर्माण किया, और बहुत सारी फिल्मों में उनका नाम ही जो था वो भारत होता था, और इस वजह से उनको एक अल्टरनेटिवली उनको भारत कुमार के नाम से भी पुकारा जाने लगा। उनकी हो गई डेथ, और 4 अप्रैल 2025 को 87 वर्ष की अवस्था में उनका निधन हो गया है। जन्म उनका एबटाबाद पाकिस्तान में हुआ था। एबटाबाद हमारी वही जगह है जहां पर बिन लादेन को अमेरिका ने पकड़ा था और मारा था। पहली फिल्म उनकी थी फैशन, और वहीं से उन्होंने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत करी थी। उनकी डेथ की तारीख आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि पिछले एग्जाम में कुछ इंपॉर्टेंट पर्संस की डेथ की तारीख की मैचिंग आ गई थी और उनको सीक्वेंस लगाने के लिए पूछा गया था एग्जाम में। इनको कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं? 1992 में इनको दिया गया था राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, पद्मश्री, और 2015 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया था। तो पुरस्कार ध्यान रखने, पद्मश्री, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। फिर है एन चंद्रशेखरन, यानी कि नटराजन चंद्रशेखरन, टाटा समूह के अध्यक्ष हैं। और इनको भारत और ब्रिटेन के व्यापारिक संबंधों में योगदान और सेवाओं के लिए ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे उत्कृष्ट अवार्ड द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर सिविल डिवीजन से सम्मानित किया गया है।
इस सम्मान को नाइटहुड के नाम से भी जाना जाता है। जितना मैं बताता जा रहा हूँ बस उतना, इसके आगे एक शब्द भी आपको इसमें नहीं करना है। तो एन चंद्रशेखरन टाटा समूह के अध्यक्ष हैं। ब्रिटिश साम्राज्य ने उनको अपने सबसे उत्कृष्ट अवार्ड द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर सिविल डिवीजन सम्मानित किया, और उसको नाइटहुड भी कहा जाता है। नाइटहुड मिलने के बाद आदमी अपने नाम के साथ सर शब्द को लगा सकता है। सुनील भारती मित्तल भारती एंटरप्राइजेस के संस्थापक हैं, एयरटेल के मालिक, और हम लोगों ने अभी भारती स्पेस के बारे में बात करा था। और मुझे बताइए कि भारतीय स्पेस ने कौन सी फ्रांसीसी कंपनी में इन्वेस्ट किया है और कितना इन्वेस्ट किया है। सुनील भारती मित्तल को भी यूके और भारत के बीच व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने के लिए ऑनरेरी नाइटहुड का सम्मान दिया गया। उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे उत्कृष्ट आदेश नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित सम्मानित जो है वो किया गया है, केबीई से सम्मानित किया गया है। निधि कर, निधि कर को आ, ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में वुमेन एंटरप्रेन्योर इन सस्टेनेबिलिटी से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उनको एनवायरमेंटल इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी में उनके योगदान के लिए दिया गया है। अब क्यों दिया गया है ये भी हमारे लिए जरूरी है। निधि कर द्वारा अर्थनेस्ट में बनाए जा रहे बायोडिग्रेडेबल बायो बैग्स, जो पारंपरिक बैग्स का इको फ्रेंडली सॉल्यूशन है, उसके लिए पुरस्कार जो है वो सम्मानित किया गया है, और ग्लोबल प्लास्टिक पॉल्यूशन से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो क्योंकि देखिए प्लास्टिक जो होती है वो नॉन डिग्रेडेबल होती है, और उसको हजारों लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। और प्लास्टिक प्रदूषण जो है वो दुनिया की एक बड़ी समस्या उभर के आ रही है, और जहां पर भी प्लास्टिक को डंप किया जा रहा है, चाहे वो समुद्र हो या कहीं पर भी, वहां की वो इकोलॉजी को बिल्कुल बर्बाद करके रख देती है, वहां के जीव जंतुओं के जीवन को संकट में डाल देती है, उनके फ्री मूवमेंट को बाधित करती है। और कई बार जब जानवर उसको, या पशु या जो भी है, अगर समुद्र में है तो मछलियां उसको खा जाती हैं, तो वो उनकी मौत का कारण बनती है। अक्सर हम लोग अखबार में देखने को मिलता है कि गाय जो है वो पॉलिथीन खा रही है, और पॉलिथीन खाने के बाद उसके पेट में पॉलिथीन इकट्ठा हो गई, और एक समय के बाद उसकी हो जाती है मौत। ठीक। प्लस एनवायरमेंटली तो ये है ही। तो उन्होंने क्या बनाया है, बायोडिग्रेडेबल बायो बैग्स बनाया है, जो इन पॉली बैग्स का स्थान लेंगे और बायोडिग्रेडेबल होंगे, तो ये पर्यावरण के लिए भी नुकसानदायक नहीं होंगे। इसके लिए उनको वुमेन एंटरप्रेन्योर इन सस्टेनेबिलिटी से हाउस ऑफ लॉर्ड्स में सम्मानित किया गया है, ब्रिटेन की संसद में। सुबर्णो बोस, सुबर्णो बोस क्या है, अंतरराष्ट्रीय होटल प्रबंधन संस्थान यानी कि IIHM, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट के अध्यक्ष हैं। और इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट इन हॉस्पिटैलिटी एंड एजुकेशन थ्रू टेक्नोलॉजी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये किसने दिया है, केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र शेखावत द्वारा वाइब्रेंट भारत ग्लोबल समिट 2025 में इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो सुबर्णो बोस को दिया गया है कौन सा, लाइफ टाइम अचीवमेंट इन हॉस्पिटैलिटी एंड एजुकेशन थ्रू टेक्नोलॉजी पुरस्कार। ठीक। उनको हॉस्पिटैलिटी एजुकेशन और जो टूरिज्म है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक्स के इंक्लूजन की वजह से सम्मानित किया गया है। उन्होंने अपनी एक किताब भी लॉन्च करी है, हार्मोनाइजिंग ह्यूमन टच एंड AI इन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी। फिर हमारे हैं शेगो गायले। शेगो गायले हैं साउथ अफ्रीका की, और साउथ अफ्रीका की शेगो गायले ने लास वेगास अमेरिका में मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जो है वो जीता है। और ये उपलब्धि हासिल करने वाली 40 वर्ष के इतिहास की पहली अश्वेत महिला विजेता हैं। पहली अश्वेत महिला विजेता हैं कौन, शेगो हाइले, जो साउथ अफ्रीका की हैं, दक्षिण अफ्रीका की हैं। काम्या कार्तिकेयन, काम्या कार्तिकेयन 17 वर्षीय भारतीय माउंटेनियर हैं, भारतीय पर्वतारोही हैं, जिन्होंने अंटार्कटिका के विंसन मैसिव पर सफलतापूर्वक चढ़ने के बाद सभी 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों को फतह करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई हैं। सभी 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों को कंबाइंडली 7 समिट बोला जाता है। जैसे एशिया की जो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, हमारी एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट है। ठीक। ऐसे ही अलग अलग जो महाद्वीप हैं, अंटार्कटिका की माउंट विंसन है। तो वो 7 महाद्वीपों के सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई कर चुकी हैं, यानी कि 7 समिट करने वाली वो पहली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला बन गई है। साथ ही साथ
16 साल की उम्र में काम्या कार्तिकेयन नेपाल की ओर से, यानी कि नेपाल की साइड से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की सबसे कम उम्र की और दुनिया की दूसरी सबसे कम उम्र की महिला जो है वो बन चुकी हैं। कमला देवी अरविंदन भारतीय मूल की सिंगापुर की लेखिका हैं। कमला देवी अरविंदन, उनको सिंगापुर की वुमेन हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। तमिल और मलयालम भाषा में लेख लिखती हैं। अच्छा, यहाँ पर सिंगापुर काउंसिल ऑफ वुमेन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा वुमेन हॉल ऑफ फेम में ऐसी महिलाओं को स्थान दिया जाता है जिन्होंने सिंगापुर के इतिहास, समाज या प्रगति में कोई उल्लेखनीय योगदान दिया हो। बस जितना हाईलाइटेड है उतना ही आपको तैयार करना है। जिमी कार्टर अमेरिका के राष्ट्रपति थे। नोबल पीस प्राइज विजेता है, जिसके चक्कर में आजकल डोनाल्ड ट्रंप पड़े हुए हैं। इनका 100 वर्ष की आयु में 29 दिसंबर 2024 को निधन हो गया है। तारीख हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है एग्जाम में। 1977 से, यानी कि 1977 से 1981 तक अमेरिका के राष्ट्रपति के पद पर रहे हैं और 2002 के में उनको नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ओसामा सुजुकी, हम सुजुकी मोटर्स का नाम सुनते हैं, मारुति सुजुकी, ठीक है, सुजुकी की मोटरसाइकिल्स भी आती हैं। और जापान की एक बड़ी ऑटोमोबाइल, दुनिया की एक बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी है। और जापानी ऑटोमोबाइल क्षेत्र के प्रतिष्ठित उद्यमी ओसामू सुजुकी का 94 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया है। भारत में मारुति उद्योग के साथ कोलैबोरेट करके इन्होंने मारुति सुजुकी के नाम से भारत की पहली सस्ती और आम जनता की कार मारुति 800 को लॉन्च किया था और भारत में जो आम लोग हैं उनकी पहुंच में गाड़ियों को लाया था। वे मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के डायरेक्टर और ऑनरेरी चेयरमैन रहे थे और भारत में इन्हें ऑटोमोबाइल उद्योग का पितामह कहा जाता है। 2014 में इनको पद्म भूषण दिया गया था और इस साल 2025 में इनको मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो इसलिए ये जो है वो इम्पोर्टेंट पर्सन बन जाते हैं। आर चिदम्बरम, यानी कि डॉक्टर राजगोपाला चिदम्बरम, परमाणु वैज्ञानिक थे और इनका जो निधन है वो 88 वर्ष की आयु में 4 जनवरी 2025 को हो गया है। तारीख याद रखनी है, तारीख नहीं भूलनी है, पैटर्न चेंज हो रहा है। और ये 1962 में भाभा एटॉमिक एनर्जी सेंटर से जुड़े थे। तो भाभा एनर्जी सेंटर के निदेशक बने। कब जुड़े, कब बने इससे मतलब नहीं, निदेशक बने। उसके बाद परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष बने। उसके बाद इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के भी चेयरमैन रहे। भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार रहे। तो ये कब बने कब नहीं बने ये नहीं ध्यान रखना, लेकिन हाँ इन इन पदों पर ये थे तो ये जरूरी हो जाता है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है इंडिया की। और 1975 में इनको पद्मश्री और 1999 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। करंट को रटने की कोशिश बिल्कुल ना करें, जितनी बार आप उसको रिवाइज कर पाएंगे उतना आपके लिए करंट अच्छा हो जाएगा, उतना आपको दिमाग में बना रहेगा। याद करने की कोशिश करेंगे तो पजल्ड हो जाएंगे, प्लस मोरल डाउन होगा वो अलग। जाकिर हुसैन हम जानते हैं तबला वादक है, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, सवाल बनना ही बनना है, 90% सवाल बन सकता है इस पे। और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन अल्लाह रखा कुरैशी, अल्लाह रखा कुरैशी इनके पिताजी का नाम था, वो भी तबला वादक थे। अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में इनका निधन हो गया है 16 दिसंबर 2024, तारीख याद रखनी है इनकी भी। 16 दिसंबर 2024 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में निधन हुआ है। और ये उस्ताद अल्लाह रखा खान के पुत्र थे। 5 ग्रैमी पुरस्कार विजेता हैं। 3 ग्रैमी तो इनको फरवरी 2024 में ही मिले थे और एक ही वर्ष में 3 ग्रैमी जीतने वाले वो पहले भारतीय थे। ठीक है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1990 में इनको दिया गया। संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप 2018 में, 1998 में पद्मश्री, 2002 में पद्म भूषण और 2023 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट पर्सन डॉक्टर मनमोहन सिंह, मोस्ट इंपॉर्टेंट। डॉक्टर मनमोहन सिंह हम जानते हैं भारत में हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी के पहले वही प्रधानमंत्री थे। लगातार 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे और सबसे बड़ा योगदान हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था में उनका है, जो वो एलपीजी यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण जो लेकर और हमारी इकोनॉमी को पूरा बदल दिया उन्होंने, जिसका फायदा भी हमको आज तक देखने को मिल रहा है, उसके लिए जाने जाते हैं और इसीलिए उनको देश के आर्थिक सुधारों का जनक कहा जाता है।
डॉक्टर मनमोहन सिंह और पीवी नरसिम्हा राव की जोड़ी थी। ये वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह और प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। पूर्व प्रधानमंत्री, प्रख्यात अर्थशास्त्री, निधन हो गया 26 दिसंबर 2024 को नई दिल्ली में। दो कार्यकाल तक 2004 से 2014 तक लगातार दो कार्यकाल तक प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी के बाद सर्वाधिक समय तक देश के प्रधानमंत्री रहे। ये वाला पॉइंट हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। वो अर्थशास्त्र के प्रोफेसर थे, पूछा जा सकता है। वित्त मंत्रालय में प्रधान आर्थिक सलाहकार रहे, रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे, योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे, यूजीसी के चेयरमैन, और वित्त मंत्री रहने के बाद 10 वर्षों तक प्रधानमंत्री पद को उन्होंने सुशोभित किया। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इसमें से चार नाम दे देगा और कहेगा इनमें से किस पद पर वो नहीं रहे या किस पद पर रहे हैं, इसको पहचानना होगा और इस पर सवाल बनना ही बनना है, शायद ही ना आए। प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की सरकार में 1991 से 1996 तक वित्त मंत्री रहते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था को नई दिशा और सुदृढ़ता उन्होंने जो थी वो प्रदान करी थी। देश में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का श्रेय इन्हें दिया जाता है। रमाकांत दत्त उड़िया साहित्यकार थे, 16 मार्च 2025 को निधन हो गया है। इनके काव्य संग्रह हैं केते दिनारा, अनेका कोठारी, सप्तम ऋतु, श्रेष्ठ कविता। 2006 में पद्म भूषण और 1977 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको दिए गए थे। फिर है श्याम बेनेगल, हम जानते हैं फिल्म डायरेक्टर हैं और बहुत सारी अच्छी अच्छी फिल्म का इन्होंने निर्माण किया। खासतौर से जो नॉन कमर्शियल फिल्म है उनके उनसे ये ज्यादा जाने जाते हैं। और हिंदी फिल्मों के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त निर्माता निर्देशक श्याम बेनेगल का 23 दिसंबर 2024 में मुंबई में निधन हो गया। फिल्में इनकी बहुत अच्छी, अंकुर, मंथन, निशान। मंथन जो है वो बनी थी किस पर, जो अमूल क्रांति है, दुग्ध क्रांति है, श्वेत क्रांति है, उस पर बनाई गई थी ये। और ये क्राउड फंडेड फिल्म थी, वहां के लोगों ने पैसा इकट्ठा करके ये फिल्म बनाई थी मंथन। निषाद, मंडी और जुबैदा जैसी फिल्मों के लिए अनेक राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार इनको मिले हैं। पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट के चेयरमैन भी रहे हैं। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2005 में, पद्मश्री और पद्म भूषण से भी उनको सम्मानित किया गया है। नटराजन चंद्रशेखर का नाम फिर से आया है अपॉइंटमेंट में, और यहाँ पर इनको आ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की एडवाइजरी काउंसिल ऑन एंटरप्रेन्योर ग्रोथ का सदस्य बनाया गया है 2025 में। ठीक है, किसने बनाया है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टैलिना जॉर्जीवा के नेतृत्व में गठित है ये एडवाइजरी काउंसिल ऑन एंटरप्रेन्योर एंड ग्रोथ। उसका सदस्य बनाया गया है नटराजन चंद्रशेखरन को, जो कि टाटा सन्स के अध्यक्ष हैं और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बोर्ड के सदस्य भी हैं। राजीव गाबा हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी थे और 25 मार्च 2025 को, तारीख से मतलब नहीं है, तो पूर्व कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को केंद्र सरकार द्वारा नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य जो है वो नियुक्त किया गया है। बस इतना, नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य बनाया गया है पूर्व कैबिनेट सचिव, कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा को। निधि तिवारी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है, बनारस की हैं शायद, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो निधि तिवारी जो है इनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव, पर्सनल सेक्रेटरी जो है वो नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट है, यूपी से रिलेटेड है इसलिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूनम गुप्ता, पूनम गुप्ता को बनाया गया है आरबीआई का, भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर। उन्होंने स्थान लिया है माइकल पात्रा का। कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। डिप्टी डायरेक्टर्स का कार्यकाल 3 साल का होता है, इसको भी ध्यान रखना है। जितना बता रहा हूँ बस उतना, उससे एक शब्द भी आपको यहाँ पर ज्यादा तैयार नहीं करना है। ज्ञानेश कुमार जो है, ये जो इनको प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय चयन समिति ने राजीव कुमार की जगह भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो चुना है, यानी कि ज्ञानेश कुमार हमारे नए चीफ इलेक्शन कमीशन है और जगह किसके लिए इन्होंने? राजीव कुमार की जगह ली है। और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से संबंधित कानून में नया एक बदलाव किया गया है। उस कानून के तहत नियुक्त होने वाले जो ज्ञानेश कुमार है वो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। और विवेक जोशी को भी चुनाव आयोग का नया सदस्य बनाया गया है। चुनाव आयोग में 3 सदस्य हैं, जिनमें से विवेक जोशी को बनाया गया है। और जो ज्ञानेश कुमार जी हैं, इनका कार्यकाल जो है वो 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त है। कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक रहेगा।
फिर तुहिन कांत पांडे हैं, तुहिन कांत पांडे को सेबी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। किसकी जगह पर? माधवीपुरी बुच के स्थान पर सेबी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। बस, इससे ज्यादा एक शब्द नहीं। शर्ली बोचवे, घाना की प्रसिद्ध राजनयिक है शर्ली बोचवे, और इनको कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस की 7वीं महासचिव का पद दिया गया है। इन्होंने डोमिनिका की पैट्रिसिया स्कॉटलैंड का स्थान लिया है, और इस पद पर आसीन होने वाली शर्ली पहली अफ्रीकी महिला है। ठीक। तो शर्ली बोचवे बोसवे जो है बोचवे जो है वो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस की 7वीं महासचिव बनी है। ऐसे पद पर आने वाली पहली अफ्रीकी महिला है। जगह लिया इन्होंने डोमिनिका की पैट्रिसिया स्कॉटलैंड का। फिर है राजेश निर्वाण। राजेश निर्वाण को बनाया गया है नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी का इनको बनाया गया है महानिदेशक। चरणजोत सिंह नंदा को आईसीएआई यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का 73वां अध्यक्ष बनाया गया है। नियुक्त क्या किया गया? चुनाव होता है और चुनाव में इनको बनाया गया है। तो भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान ने चरणजोत सिंह नंदा को अपना 73वां अध्यक्ष बनाया है। फिर आते हैं काश पटेल। काश पटेल भारतीय मूल के अमेरिकी हैं, और अमेरिका के फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के 9वें डायरेक्टर के रूप में शपथ दिलाई गई है। इन्होंने भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ जो है वो ली है। काश पटेल एफबीआई के निदेशक बनाए गए हैं। शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास हमारे आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं, और इनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रधान सचिव यानी कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 के रूप में नियुक्त किया गया है। ये दूसरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी इनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के होंगे। मयंक शर्मा। मयंक शर्मा को भारत का नया रक्षा लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया है। कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट नियुक्त किया गया है, वो भारतीय रक्षा लेखा सेवा के अधिकारी हैं। अशोक सिंह ठाकुर को 3 वर्षीय कार्यकाल के लिए भारतीय सांस्कृतिक निधि इंटेक, जो भारत का प्रमुख हेरिटेज ऑर्गेनाइजेशन है, का चेयरमैन बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया है। छोटे छोटे से पॉइंट है, ध्यान रखना है, रिपीट करते रहना है, तो तेजी से होगा ये। अंजू राठी, बेसिकली पूरा नाम है अंजू राठी राणा। ये देश की पहली महिला विधि सचिव जो है वो बनी है। देश की पहली महिला विधि सचिव किसको बनाया गया है? अंजू राठी राणा को बनाया गया है। इसके पहले कोई भी महिला जो है वो इस पद पर नहीं आई थी, पुरुष ही इस पर रहते थे, और ये पहली महिला है जो इस पद पर आई हैं। एन गणपति को टाटा कम्युनिकेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का चेयरमैन बनाया गया। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे पास, एक कंपनी से रिलेटेड है। फिर डॉक्टर वी नारायणन, इंपॉर्टेंट है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का अध्यक्ष बनाया गया है। इन्होंने एस सोमनाथ का स्थान लिया है। इसके पहले ये इसरो के लिक्विड प्रपोर्शन सिस्टम के डायरेक्टर थे। ज्ञानेश प्रताप सिंह को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। इसके पहले असम के पुलिस महानिदेशक थे। जस्टिस वी राम सुब्रमण्यम, जो सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश थे, उनको राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जस्टिस अरुण कुमार का स्थान ये लेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला है हमारे मदन बी लोकुर। ये सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस हैं, और इनको संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशन इंटरनल जस्टिस काउंसिल, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, ये बेसिकली है यूनाइटेड नेशंस इंटरनल जस्टिस काउंसिल। यूनाइटेड नेशंस इंटरनल जस्टिस काउंसिल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। टेन्योर 12 नवंबर 2028 तक रहेगा। संजय मूर्ति। संजय मूर्ति को बनाया गया है भारत का कैग यानी कि हमारे जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं नए, जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक है, वो संजय मूर्ति हैं। इन्होंने गिरीश चंद्र मुर्मू का स्थान लिया है। कार्यकाल इनका 6 वर्ष तक का होगा। इंपॉर्टेंट। विपिन कुमार 1996 बैच के हैं। इनको बनाया गया है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का चेयरमैन। ठीक है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एएआई का चेयरमैन बनाया गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का चेयरमैन इनको बनाया गया है। हर्षवर्धन अग्रवाल इमामी लिमिटेड के वाइस चेयरमैन है, और इनको फिक्की
फिक्की, फिक्की का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का अध्यक्ष बनाया गया है। वाल्डेसी उर्कीजा ब्राजील के पुलिस कमिश्नर हैं, वाल्डेसी उर्कीजा, इनको इंटरपोल का नया महासचिव बनाया गया है। इन्होंने जर्गेन स्टॉक का स्थान लिया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है। ठीक है, अब आ जाते हैं ऑपरेशन अभियान पे। ऑपरेशन अभियान पे आपको क्या क्या ध्यान रखना है? आपको अभियान का नाम ध्यान रखना है, किन देशों के बीच में हुआ है, कहाँ हुआ है, और अब तो तारीख भी ध्यान रखनी है। तारीख ना भी ध्यान रखना है तो कम से कम महीना ध्यान रखें कि कौन से महीने पर यह अभ्यास हुआ है। तो पहला है हमारे पास अभ्यास इंद्र 2025, किसके बीच में? भारत और रूस की नौ सेनाओं के बीच में। ये भी ध्यान रखें कि नौसेना का है, सेना का है या वायुसेना का है, तो नौसेनाओं के बीच का है। 28 मार्च से 2 अप्रैल 2025 तक हुआ। कहाँ पर हुआ? चेन्नई में हुआ। दो चरणों में हुआ। बंदरगाह चरण जो है वो चेन्नई में हुआ, और समुद्री चरण जो हुआ वो बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया। नौसेना के जहाज राणा कुथार, समुद्री गश्ती पोत P-81 और रूसी नौसेना के जहाज पेचांग, रेस्क्यू और अल्दार ने हिस्सा लिया है। इसको एडिशनल इंफॉर्मेशन में ध्यान रखना चाहें तो रख लें, वैसे ये वाला पोर्शन ज्यादा पूछा नहीं जाता यहीं से, लेकिन फिर भी अगर याद कर पाए तो अच्छी बात है। ऑपरेशन ब्रह्मा, ऑपरेशन ब्रह्मा जो है वो म्यांमार में जो विनाशकारी भूकंप आया था 28 मार्च 2025 को, उसमें जो ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड करने के लिए भारतीय सेना ने शुरू किया था अभियान, उसका नाम था ऑपरेशन ब्रह्मा। और ये लेफ्टिनेंट कर्नल जगनीत गिल के नेतृत्व में शत्रुजीत ब्रिगेड मेडिकल रेस्पॉन्डर्स की टीम ने शुरू किया था। ठीक, उद्देश्य क्या था? आपदा राहत, खोज और बचाव अभियान और चिकित्सा सहायता प्रदान करना। ठीक है, सैन्य अभ्यास INIOCHOS ये किसके बीच में है? बेसिकली ये बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास है, यानी कि मल्टी नेशनल जो एयर एक्सरसाइज है, ये वायु अभ्यास है। ग्रीस के अंद्राविदा एयरबेस पर यह आयोजित की गई 31 मार्च से 11 अप्रैल 2025 के बीच में। और यहाँ पर भारत के सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों के साथ IL-78 और C-17 विमानों ने हिस्सा लिया था। इनियोकस हेलेनिक वायुसेना द्वारा आयोजित एक द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। हेलेनिक वायुसेना मतलब ग्रीस की जो वायुसेना है उसके द्वारा 15 देशों की सेनाएं यहाँ पर हिस्सा लेती हैं, 2 साल में एक बार होता है। एकुवेरिन 2025 भारत और मालदीव के बीच में है, 13वां संस्करण है। 2 से 15 फरवरी 2025 के बीच में माफिला फूशी मालदीव में इसका आयोजन किया गया। ट्रोपेक्स 25 एयर टैंक, ये बेसिकली ट्रोपेक्स जो है इसका फुल फॉर्म है थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज। ये भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा समुद्री अभ्यास है। जनवरी 2025 में इसका आयोजन किया गया है। द्विवार्षिक अभ्यास है, भारतीय सशस्त्र बलों के समन्वय के साथ हिंद महासागर में इसका आयोजन किया गया। क्योंकि ये थिएटर एक्सरसाइज है तो इसमें थल सेना, वायुसेना और जो कोस्टल जो फोर्सेज हैं वो भी यहाँ पर शामिल हुई हैं। धर्म गार्जियन 2025 भारत और जापान के बीच में है, संयुक्त सैन्य अभ्यास है, छठा संस्करण है और उसका आयोजन किया है जापान के माउंट फूजी में 25 फरवरी से 9 मार्च 2025 के बीच में। बस जितना बता रहे हैं उसके ज्यादा फिर से मैं बोल रहा हूँ, एक शब्द भी नहीं करना। कोमोडो 2025 15 से 22 फरवरी मल्टीलैटरल नौसैनिक अभ्यास है, आयोजन किया गया इंडोनेशिया के बाली में। 15 से अधिक देशों ने यहाँ पर हिस्सा लिया है। भारतीय जहाज नौसैनिक INS शार्दुल और P-8I विमान ने यहाँ पर हिस्सा लिया, जो सर्वाराइंस जो है वो प्लेन है, निगरानी विमान है। स्लीनेक्स 2024, स्लीनेक्स में SL से हो जाता है श्रीलंका और IN से हो जाता है इंडिया और X से हो जाता है एक्सरसाइज। तो श्रीलंका इंडिया एक्सरसाइज जो है वो 17-20 से 20 दिसंबर 2024 के बीच भारत और श्रीलंका का नौसैनिक अभ्यास है। 11वां संस्करण है, विशाखापत्तनम में इसको आयोजित किया गया। भारत की ओर से INS सुमित्रा और श्रीलंका की ओर से SLNS सयूरा ने हिस्सा यहाँ पर लिया। डेजर्ट हंट 2025 राजस्थान के जोधपुर में इंटीग्रेटेड ट्राई सर्विसेज विशेष बल अभ्यास। ट्राई सर्विसेज का मतलब हो गया भारत की तीनों सेनाओं ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है, जल सेना, थल सेना और वायुसेना, तीनों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। भारतीय सेना के विशिष्ट पैरा भारतीय सेना के मरीन कमांडो और भारतीय वायुसेना के गरुड़ बल ने भागीदारी यहाँ पर की है। सी ड्रैगन 4 मार्च से 19 मार्च 2025 के बीच में बहुपक्षीय यानी कि मल्टीलैटरल समुद्री अभ्यास है, आयोजन किया गया है अमेरिकी सैन्य बेस गुआम के तट पर।
वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में इसका आयोजन किया गया है। ये एक पनडुब्बी एंटी सबमरीन अभ्यास था। इसका आयोजन अमेरिकी नौसेना के 7वें बेड़े के द्वारा किया गया। इसमें भारतीय नौसेना, जापानी मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स, रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स और रिपब्लिक ऑफ कोरियन नेवी ने हिस्सा लिया था। खंजर 12, खंजर 12 भारत और किर्गिस्तान के बीच में है। संयुक्त विशेष बल अभ्यास है खंजर 12 का आयोजन ये किया गया 10 से 23 मार्च। किर्गिस्तान में ही इसका आयोजन जो है वो किया गया। भारत की ओर से पैराशूट रेजिमेंट और किर्गिस्तान की ओर से किर्गिज स्कॉर्पियन ब्रिगेड ने हिस्सा लिया। कॉरपॉट और बांगो सागर ये भारत और बांग्लादेश के बीच में होते हैं। कॉरपॉट का 6ठा संस्करण और द्विपक्षीय अभ्यास बांगो सागर का 4था संस्करण का आयोजन किया गया 10 से 12 मार्च बंगाल की खाड़ी में भारत बांग्लादेश समुद्र सीमा के पास। फिर अभ्यास वरुण 2025 भारत और फ्रांस के बीच में है। 23वां संस्करण है 19 से 22 मार्च के बीच में नौसैनिक अभ्यास है ये। और ये किया गया है पश्चिमी समुद्र तट पर इसका आयोजन किया गया। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि फ्रांस का एक युद्धपोत यहाँ पर आया था जिसका नाम था चार्ल्स डे गॉल। इसने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। भारत की ओर से आईएनएस विक्रांत, मिग-29 के और डिस्ट्रॉयर फ्रिगेट्स और स्कॉर्पियन क्लास जो सबमरीन है उन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच में होता है। 18वां संस्करण था सलझंडी जो नेपाल में, वहां पर इसका आयोजन किया गया था 31 दिसंबर से 13 जनवरी के बीच में। अगला यहाँ पर एक पॉइंट छोटा सा देखे रखा गया, पंचायत से संसद 1.0 का आयोजन किया गया जनवरी 2024 में से 500 से अधिक प्रतिभागियों ने पार्टिसिपेट किया था। एक और है यहाँ पर शतावरी अभियान जो बेहतर स्वास्थ्य के लिए है। आयुष मंत्रालय के द्वारा 6 फरवरी 2025 को शतावरी बेहतर स्वास्थ्य के लिए नामक प्रजाति विशेष अभियान की शुरुआत करी गई। शतावरी एक वनस्पति होती है, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। आयुर्वेद में इसका बहुत इस्तेमाल होता है और इसका ऑब्जेक्टिव भी ये था कि शतावरी के औषधीय लाभों के प्रति जागरूकता बढ़ाना। यह अभियान आंवला, मोरिंगा, मोरिंगा सहजन को बोलते हैं, गिलोय और अश्वगंधा जैसी औषधीय पौधों को बढ़ावा देने वाली पहले हुई जो इनिशिएटिव्स हैं उनकी सफलता के बाद शुरू किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के समग्र विकास के लिए यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए 2047 तक निर्धारित जो 5 उनके कमिटमेंट्स हैं, पंच प्रण हैं, उनके टारगेट के अकॉर्डेंस में है। इसमें शतावरी की खेती और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी। यह अभियान प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 15 अगस्त 2022 को घोषित पंच प्रण लक्ष्य को सपोर्ट करता है। इसका ऑब्जेक्टिव है 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना। जो फीमेल हेल्थ है उसमें शतावरी को एक महत्वपूर्ण मेडिसिनल प्लांट के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है और राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड इस अभियान का नेतृत्व कर रहा है। 18.9 लाख की वित्तीय सहायता यहाँ पर एलिजिबल जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको दी जाएगी। हम लोग इतना इसको रख लेते हैं क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट्स हैं और छोटे छोटे पॉइंट के हिसाब से ज्यादा हो जाता है, तो इसको इतना रखते हैं इससे कि आप इसको अच्छी तरीके से रिवाइज करके तैयार कर सकें। बाकी पोर्शन हम लोग इसको कल इसको इस पोर्शन को खत्म कर लेंगे इस सेगमेंट को। तो इतना रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो तक। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।